नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल के सेशन की बात करेंगे, लेकिन पहले आज के कारोबार की बात करते हैं। और आज फिनेंशियल ईयर 21 का आखिरी सेशन भी था और FY21 अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 11 साल में सबसे शानदार रहा है। लेकिन आज आखिरी कारोबारी दिन बाजार में मुनाफ वसूली हावी रही। 2 दिनों की तेजी के बाद निफ्टी 155 पॉइंट गिरकर 14,690 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 611 अंकों की गिरावट के साथ 49,500 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में भी लगभग 650 अंकों की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। और आज के सेशन में FMCG, PSU बैंक, मेटल, रियल्टी और फार्मा में अच्छी खरीदारी देखी गई, जबकि प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और IT स्टॉक्स पर दबाव रहा। तो एक मुनाफ वसूली वाला सेशन था और आखिरी सेशन भी था इस फाइनेंशियल ईयर का। वॉल्यूम्स के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी कम ही रहे कंपैरेटिव अगर आप पुराने सेशन से करें तो। मिड कैप्स में हालांकि आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। इंडेक्स उथल पुथल के बावजूद 1.4% ऊपर बंद हुआ है। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। FIs ने बिकवाली की है आज के सेशन में 1685 करोड़ की और DIs ने लगभग 2080 करोड़ की बाइंग आज के बाजार में की है। तो ये हैं आंकड़े FIs DIs की ओर से। आज की जानकारी हिमांशु गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हिमांशु, वेलकम टू द शो। क्विक कमेंट कल के लिए क्या रहेगा आपका? 2 दिन की तेजी के बाद एक बार फिर से आज मुनाफ वसूली भरा सेशन रहा। लेवल्स के हिसाब से डेटा को आपने समझा होगा, क्या सजेशन रहेगा कल के लिए इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से? जी दीपाली, गुड इवनिंग। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार आज US मार्केट्स में जो होने वाली एक्टिविटी है, जो नया एक स्टिमुलस की वहाँ पर एक उथल पुथल, एक चहल पहल चली हुई है, मुझे लगता है उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिला। डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, लेवल्स की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है 14,600 14,620 एक अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि उन लेवल से वापस से कल के सेशन में खरीदारी देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि 33,000 पर अच्छा सपोर्ट है। अच्छी पुट राइटिंग एक्टिविटी हमने होते हुए देखी है, तो मुझे लगता है कि 33,000 के लेवल से निफ्टी बैंक में भी वापस से सपोर्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर US मार्केट में जो एक बड़ा इवेंट ड्यू है, उससे पहले यहाँ पर जरूर थोड़ा सा एक प्रेशर आज बनते हुए नजर आया। लेकिन ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से कल के सेशन के बाद एक रिकवरी, एक तेजी वापस से देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से आप ध्यान रखिए। हालांकि आज थोड़ा दबाव हमने जरूर देखा था। फाइनेंशियल स्टॉक स्पेशली थोड़े हल्के हो रहे थे आज के सेशन में। IT स्टॉक्स जहां पर हमने कल काफी अच्छा मूव देखा था, वहां भी थोड़ी मुनाफ वसूली आज के सेशन में हावी होती हुई दिखी। तो ये कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स थी जहां पर दबाव आज के सेशन में हमने देखा था। आपके सवाल भी इस शो में हम शामिल करेंगे और साथ ही एक खास चर्चा भी करेंगे मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर, क्योंकि मल्टीप्लेक्स शेयर्स अगर आप देखेंगे तो मार्च की शुरुआत से, जब से कोविड केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तब से ही हमने मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर दबाव देखा है। और अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र में वापस से कुछ लॉकडाउन हो सकता है और नई गाइडलाइंस हालांकि अवेटेड हैं। बस हालांकि काफी रहा है कि लॉकडाउन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हो सकता है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन ऑलरेडी कोरोना की वजह से मल्टीप्लेक्स बिजनेस काफी इंपैक्ट हुआ है और फिलहाल जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे थे। लेकिन अब वापस से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही है, उसका कितना इंपैक्ट होगा इंडस्ट्री पर, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिस्टर कमल ज्ञानचंदानी मौजूद है, जो कि प्रेसिडेंट है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। कमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो इनफैक्ट सर यही समझना चाहेंगे, क्लैरिटी तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन खबरें काफी रही हैं कि रेस्ट्रिक्शंस स्पेशली महाराष्ट्र में लग सकती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा स्पाइक कोविड केसेस में देखने को मिला है। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, ऑलरेडी इंडस्ट्री कोविड इंपैक्ट से डील कर रही है, उससे पूरी तरीके से उभरी नहीं है, और अब इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस अगर वापस लगती हैं, कंप्लीट लॉकडाउन होता है या फिर मल्टीप्लेक्स क्लोज होते हैं, तो क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। आपका जो पॉइंट है वो करेक्ट है कि महाराष्ट्र में इस समय काफी मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है एक सेकेंड लॉकडाउन, जो पिछले लॉकडाउन के तरह सिवियर और स्ट्रिक्ट नहीं होगा। बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने की परमिशन दी जाएगी, मोबिलिटी पूरी तरीके से रखी जाएगी, बट क्राउड गैदरिंग की जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रिड्यूस करें। इस बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस जब से सिनेमास महाराष्ट्र में खुले हैं 9 नवंबर से, वो धीरे धीरे रिकवरी के पाथ पे आगे बढ़ रहे थे और जो पेस है उससे हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं। शुरू में प्रोड्यूसर्स को थोड़ा टाइम लगा मूवीज को
रिलीज करने का कॉन्फिडेंस जनरेट करने में, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कलेक्शंस कुछ मूवीज के सामने आए जो रिलीज हुए, उससे काफी लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला, प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस मिला और काफी प्रोड्यूसर्स ने अपने फिल्म्स को रिलीज किया है। अभी हाल ही में एक अंग्रेजी फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन का पर्पस था, शुरू में जब लॉकडाउन लास्ट ईयर 2020 मार्च में जब इम्प्लीमेंट किया गया था, तब ये था कि हम लोग एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा टाइम दें बिल्डअप होने के लिए, क्योंकि ये एक महामारी पहली बारी, पैंडेमिक पहली बारी हमारे कंट्री में हम लोग एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे थे। गवर्नमेंट को कुछ समय की जरूरत थी ताकि वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर सके। इस समय ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड है। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और बाकी स्टेट्स ने अच्छे तरीके से कोविड को लेके ध्यान में रख के जो पुराना 12 या 13 महीने का रिकॉर्ड्स है, डेटा है, उसको ध्यान में रख के अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। ये बात भी क्लियर है ना सिर्फ इंडिया में पर बाकी देशों में भी कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है लोगों को जो कोविड के प्रोटोकॉल्स से उनको फॉलो करवाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करना, जो प्रॉपर तरीके से जो रूल्स बनाए हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जिस भी तरह के बिजनेस एंटरप्राइज में या किसी गैदरिंग की जगह पे, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट और जो कस्टमर्स हैं या जो विजिटर्स हैं, सब लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करे, वो सोल्यूशन है। पर लॉकडाउन करके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को बंद कर देना, हमें लगता है कि ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि काफी जॉब्स, काफी एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लेक्स सेक्टर्स पे, मॉल्स पे, शॉपिंग सेंटर्स पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी इन सारे बिजनेसेस ने करीब 9 महीने के लिए जीरो रेवेन्यू के फेज से निकले हैं। पिछले महीने में धीरे 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 करके रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे एक सेकंड लॉकडाउन करना बिजनेस की कमर तोड़ने के बराबर होगा। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सेकंड लॉकडाउन इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए एक बहुत ही नेगेटिव डिसीजन होगा और गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहिए। अच्छा कमल जी, एक चीज आप बताइए, आपने कहा कि धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्री थी वो रिकवरी पाथ पर आ रही थी। अभी 50% कैपेसिटी पर हॉल्स, सिनेमा हॉल्स खोलने की परमिशन थी। जब 50% कैपेसिटी पर सिनेमा हॉल्स काम कर रहे हैं अभी की सिचुएशन में, तो फुटफॉल्स कैसे आने शुरू हुए थे? क्या ये 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे थे या फिर धीरे धीरे अभी 50% कैपेसिटी की ओर भी नहीं पहुंचे थे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 50% कैपेसिटी का रूल है, ये सिर्फ महाराष्ट्र और कुछ और स्टेट्स के अंदर है। साउथ में जितने स्टेट्स हैं, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब में 100% कैपेसिटी सिनेमास में परमिट कर दी गई है। और भी काफी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, काफी यूनियन टेरिटरीज, जहां पे 100% कैपेसिटी परमिट कर दी गई है। जो साउथ ऑफ इंडिया है, जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया, वहां पे बिजनेस नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया के मुकाबले काफी आगे चल रहा है। इनफैक्ट मैं यहां तक बोलना चाहूंगा कि साउथ इंडिया में जो बिजनेस है, कोविड से पहले जो बिजनेस था उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। जनवरी में मास्टर रिलीज हुई, तमिल फिल्म थी, और जो उसका बिजनेस था, वो जो कोविड के पहले का बिजनेस था, विजय जो एक काफी बड़े स्टार माने जाते हैं तमिलनाडु में और पूरे साउथ ऑफ इंडिया में, उनकी पुरानी फिल्म से कहीं ज्यादा बिजनेस हुआ। अभी भी रिसेंटली काफी तेलुगु फिल्म्स, काफी कन्नड़ फिल्म्स, जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया है बॉक्स ऑफिस पे, वो बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग रहा है। हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो पिछले हफ्ते ही रिलीज की गई है, और उसका भी बिजनेस जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं वो कोविड के टाइम से पहले के नंबर से बेटर है।
इस समय जो एक कमी सिनेमा एग्जीबिशन में महसूस की जा रही है वो ये है कि वेस्ट नॉर्थ में, क्योंकि हिंदी फिल्म्स की सप्लाई अभी रेगुलर स्टार्ट नहीं हुई है, हिंदी के प्रोड्यूसर्स, बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स अभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से बॉक्स ऑफिस के ऊपर जिस तरह के नंबर्स और ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उसको देख के वो लोग कॉन्फिडेंट फील करें, अपनी फिल्म को रिलीज करें। जब बड़ी फिल्में हिंदी की आएंगी उसी के टाइम, उसके बाद ही वेस्ट और नॉर्थ और ईस्ट में बॉक्स ऑफिस में एक भारी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। इस समय तकरीबन मैं कहूंगा 10 से 15% के बीच में ऑक्यूपेंसी चल रही है, जो कि काफी इंकरेजिंग है। और हमें लगता है कि कुछ बड़ी फिल्में जैसे ही हिंदी की आने लगेंगी ये ऑक्यूपेंसी रेट बैक टू कोविड, प्री कोविड लेवल बहुत ही फास्ट तरीके से पहुंच जाएगा। होप तो यही करते हैं कि जो रिकवरी पाथ रहे इंडस्ट्री का वो तेजी से रहे। हाँ, ये जरूर है कि अगर फर्दर कुछ फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं तो एक डेंट जरूर पड़ेगा ओवरऑल मल्टीप्लेक्स की ग्रोथ पर। शुक्रिया कमल जी बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि अगर इस तरीके का कोई भी कदम सरकार द्वारा उठाया गया तो उसका क्या असर पड़ सकता है। एक फैक्ट ये जरूर है कि इस कोविड टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस इस इंडस्ट्री ने फेस किए हैं। जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर काफी रुझान बढ़ा है। प्रोड्यूसर्स वापस मल्टीप्लेक्स की ओर रुख करे, सिनेमा हॉल्स पर रिलीजेस करे, उस बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन हाँ, अगर रेस्ट्रिक्शन हुआ तो डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। एक बहुत संक्षेप में कोई कमेंट पीवीआर और आइनॉक्स पर ले लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, क्या कमेंट होंगे आपके? क्योंकि आप देखिए जब से कोविड केसेस स्पाइक होना शुरू हुए हैं, बज मार्केट में शुरू हुआ है रेस्ट्रिक्शंस का, लॉकडाउन का, तब से इन स्टॉक्स की चाल नीचे की तरफ रही है। चार्ट्स पर कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक्स? बिल्कुल दीपाली जी, 1550-1600 के लेवल से मैं कहूंगा कि पीवीआर में लगातार एक दबाव बनता हुआ नजर आया है। चार्ट्स पर अगर मैं देखता हूं तो दीपाली जी 1200 रुपए पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। दिसंबर से लेकर अब तक स्टॉक 3 बार यहां पर सपोर्ट ले चुका है। मुझे लगता है कि जब तक ये 1200 रुपए के ऊपर टिका हुआ है, ट्रेंड वाइज यहाँ पर न्यूट्रल है। लेकिन अगर स्टॉक 1200 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है कि 1050, 1080 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 1200 रुपए का लेवल को मैं क्लोजली वॉच आउट करूंगा। और दूसरा, अगर मैं आइनॉक्स लेजर की बात करता हूँ दीपाली जी, तो वहां पर भी सिमिलर फॉर्मेशन है। 340-350 के लेवल से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर वीकनेस, कमजोरी बढ़ते हुए नजर आई है। 280 रुपए का एक मैं लेवल क्लोजली वॉच करूंगा। अगर 280 रुपए के नीचे स्टॉक फिसलता है तो फिर जो अगला सपोर्ट जोन है वो लगभग 250 रुपए के आसपास है। 280 रुपए के नीचे मुझे लगता है कि यहाँ पर कमजोरी और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। पहले कॉलर ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जम्मू से। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने ग्रेफाइट इंडिया लिया था 257 पे 1000 शेयर, तो उसका पोजिशनल क्या करना है, मतलब टारगेट क्या होना चाहिए? 257 की आपकी बाइंग है। ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो चुका है और क्वांटिटी भी अच्छी है आपके पास। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा हिमांशु का, प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करें? और अगर होल्ड करें तो टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? दीपाली जी, मेरा मानना है कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है। हालांकि इनकी खरीदारी का प्राइस काफी नीचे है। तो पहला सुझाव तो ये रहेगा कि 440-450 पर ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले ताकि एटलीस्ट इनका मुनाफा लॉक हो जाए। अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार स्टॉक 530-535 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तो 650 रुपए तक के टारगेट्स की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लगती है। बिल्कुल बने रहें, मुझे लगता है कि 650 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पर मुनाफा बांधा जा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हैं हमारे साथ सतीश काला जयपुर से। सतीश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ जी, मेरे पास IRFC है, करीबन 2400-2500 है। ठीक है, और 25 रुपए की आपकी बाइंग है IRFC में? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु? IRFC 2400 शेयर्स इन्होंने बाय किए हुए हैं, 25 परचेजिंग प्राइस है, 22 रुपए के आसपास बंद हुआ है, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी देखिए, नई लिस्टिंग है तो बहुत ज्यादा चार्ट डेटा अवेलेबल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल है चार्ट थोड़ी वीकनेस दिखाता है।
मेरा मानना है कि जब तक स्टॉक वापस 24 रुपए के ऊपर चलना नहीं शुरू करता, यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर सिर्फ छोटी अवधि के नजरिए से यहाँ पर आपने निवेश किया था, तो फिलहाल मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर आप एग्जिट करें, और बेहतर विकल्प बाजार में काफी अवेलेबल हैं इस करेक्शन के बाद, तो वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। सुधीर अग्रवाल हैं हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरे पास हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 175। मेरे को इसको 1 साल के होराइजन के लिए आपसे एडवाइस चाहिए थी मैम। इसको मेरे को रखना चाहिए या क्या कर सकता हूँ उसके बारे में? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आपने खरीदा हुआ है 176 के बाइंग प्राइस पे, और आमतौर पे वॉल्यूम्स भी इसमें काफी कम होते हैं हिमांशु, और नुकसान भी इनको हो रहा है 38 रुपए के आसपास का। तो क्या सजेशन आपका रहेगा इस स्टॉक पर, क्या करना चाहिए? बिल्कुल दीपाली जी, थोड़ा सा वॉल्यूम का यहाँ पर इशू है, लेकिन अगर उसके अलावा मैं यहाँ पर सेटअप देखूं तो लगभग नए हाइज बनाने के बाद स्टॉक अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय दिया जा सकता है। 125 130 की जोन में मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं, तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड करें। और क्योंकि इस सेक्टर में वैसे भी थोड़ा बज है, काफी समय के बाद एक साइकिल हम अप टर्न आते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 125 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग बेसिस पर पोजीशन को होल्ड करें। और अगर थोड़ा सा चाहें, अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं तो चाहे तो 130 135 रुपए के भाव पर थोड़ी सी पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। लेकिन 125 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है 125 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यश पटेल हैं अहमदाबाद से। यश गुड इवनिंग। हाँ यश पटेल बोल रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैंने 626 में सन फार्मा लिया हुआ है 50 क्वांटिटी। ठीक है, पूछ लेते हैं। सन फार्मा पर इनका सवाल है। 626 इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए इनको? 50 शेयर्स लिए हुए हैं और 28-29 रुपए नीचे इनके भाव से। हिमांशु जी, मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय दिया जा सकता है। स्टॉक ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश करी थी 1 महीने पहले 640 650 के आसपास, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन मोड में आता हुआ हमने स्टॉक को देखा। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो थोड़ा पॉजिटिव है, और इनफैक्ट पूरा फार्मा सेक्टर एक करेक्शन के बाद वापस से मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल बने रहे। 570 रुपए का मैं एक इनको स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, जिसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर ये पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक अगर अब की बार 620 625 के ऊपर निकलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 750 रुपए तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। तो फिलहाल थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह रहेगी, थोड़ा समय दीजिए इसे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 570 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए स्टॉक में, ये सजेशन है आपके लिए। क्विकली एक सवाल ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए अदिति ने सवाल भेजा है, नवकार कॉर्प पर इनका सवाल है। हिमांशु चार्ट्स देखिए इसके, 43.7 की बाइंग है नवकार कॉर्प में, क्या करना है इनको? दीपाली जी, हालांकि स्टॉक पैटर्न काफी कमजोर है, और लगातार हमने देखा कि लगभग 45 44 48 रुपए के लेवल से लगातार एक तरफा यहाँ पर करेक्शन आते हुए देखी है। स्टॉक आज 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे ही कुछ उछाल मिलता है वहां पर एग्जिट करें। और फिलहाल के लिए मेरा एक जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 29 रुपए के नीचे का क्लोज। अगर 29 रुपीज के नीचे यहाँ स्टॉक बंद हो तो यहाँ पर एग्जिट करें, और अगर कोई यहाँ से आपको कोई पुल बैक रिकवरी मिलती है 35-36 रुपए के आसपास, तो भी यहाँ पर आपको मेरी सलाह रहेगी कि आप अपना नुकसान लेकर यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट करें। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। और निधि शाह ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। HEG पर 1570 की इनकी बाइंग है, 35 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा निधि के लिए? दूसरा स्टॉक इनके पास रूट मोबाइल का है, 1960 की बाइंग है। दीपाली जी, जहां तक HEG की बात है, मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर ही एक काफी अच्छी तेजी दिखा चुका है। एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लगभग स्टॉक का 1670-1700 रुपए के आसपास था, जहां पर स्टॉक रुका, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आता हुआ नजर आया है। ट्रेडिंग के नजरिए से मुझे लगता है कि यहाँ पर साइडवेज मूव आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये पोजिशनल होराइजन है, पोजिशनल नजरिया है, तो मेरी सलाह रहेगी कि 1350 1320 रुपए के लेवल्स पर अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें।
1300 रुपए 1280 रुपए के नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ वहां पर पोजीशन को ऐड करें। और मुझे लगता है कि आने वाली रैली में इनको इनका भाव देखने को मिल सकता है और यहाँ पर ऊपर के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर रूट मोबाइल की बात करें दीपाली जी, तो यहाँ पर स्टेलर वन वे अप मूव देखने को मिला स्टॉक में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टॉक लगातार 1900 रुपए से करेक्ट होते 1400 रुपए तक आ चुका है। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 1300 1280 के जोन में है, तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड करें और 1300 रुपए के आसपास यहाँ पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है अगर ये पोजिशनल नजरिए से इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो। जी, प्रथमेश गुजर है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। प्रथमेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग। मेरे पास है बंधन बैंक शेयर है, 350 शेयर है एट द रेट ऑफ 345। ओके। एंड ऑल्सो आई हैव NBCC 700 shares at the rate of 30 rupees. So I would like to have an advice on this share. Okay. And I have a view of long term. NBCC 30 रुपए की, बिल्कुल, और अच्छे लेवल पर आपने NBCC में एंट्री ली है, मुनाफा भी आपको अच्छा हो रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताइए क्या करना है इनको? NBCC में मुनाफा लेना है जो 50% के आसपास का इनको हो रहा है, या होल्ड रखना है? दूसरा बंधन बैंक 345 की बाइंग है। दीपाली जी, NBCC पर मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है और अगर कोई गिरावट 42-44 रुपए की रेंज में मिलती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 40 रुपए के को एक स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है और यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 57 रुपए तक के टारगेट्स NBCC में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर बंधन बैंक की बात करें दीपाली जी, तो यहाँ पर पिछले हफ्ते एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था। 3 से 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, हालांकि वो फिजल आउट हो गया बहुत जल्दी। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 330 रुपए का। अगर स्टॉक 330 रुपए के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस बनते हुए नजर आ सकती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। जब तक स्टॉक 330 के लेवल को होल्ड करता है, मुझे लगता है कि सेटअप पॉजिटिव है और इनको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बंधन बैंक पर व्यू फिलहाल होल्ड का है, बने रही है इस स्टॉक में। चलिए अब बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, और जिसका मकसद यही है कि निवेशकों को जागरूक किया जाए और निवेश से जुड़ी हर छोटी बात उनको समझाई जाए और उसको इक्वल रेलेवेंस दी जाए। जब कोई अजनबी हमसे घर या फिर कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह जब वित्तीय लेन देन से संबंधित जो आपके पासवर्ड्स हैं उनको सिक्रेटिव रखिए, उनको किसी के साथ शेयर मत कीजिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा है। आपके कोई कमेंट हिमांशु इस पर? बिल्कुल दीपाली जी, पासवर्ड बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी तरह से अपने कार या किसी घर की चाबी देने के बराबर। अगर हम अपने किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट का पासवर्ड शेयर करते हैं तो उसके बाद हम वल्नरेबल हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो सकती है और उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर ही आएगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस तरह के ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और ये किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे, कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु है हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और क्विकली अंकित से बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर हरियाणा से। अंकित गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? ये मैडम मेरे पास ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के 100 शेयर है 1510 पे, तो क्या करें इनका? ठीक है, क्या सजेशन रहेगा हिमांशु? 1510 की बाइंग है, 1433 पर बंद हुआ है, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से, क्या सजेशन है? दीपाली जी देखिए, पोजिशनली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 1375 और 1550 इस दायरे में एक कंसोलिडेशन मोड में है, जो कि अभी आने वाले कुछ हफ्तों या महीने कंटिन्यू रह सकती है। फिलहाल बने रहें, 1350 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन रह सकता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने की सलाह है। चलिए शो को ही समेटने का वक्त हुआ है, कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से हिमांशु? स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन करी।
मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिमिलर लाइंस पर हमने अपने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।